गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कि जो सांख्यिकी हमारा चल रहा था टॉपिक, मतलब स्टैटिक्स जो चल रहा था बायोस्टैटिक्स, उसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा कि इसकी जो विशेषताएं हैं, इसको कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं, सांख्यिकी क्या महत्व है और कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो होगा हमारा, देखो, सांख्यिकी का महत्व एवं प्रयोग। सांख्यिकी का महत्व एवं प्रयोग। सांख्यिकी का महत्व एवं प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो प्रयोग है, कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका सांख्यिकी का क्या महत्व है, सांख्यिकी के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सांख्यिकी पढ़ेंगे कि ये जो सांख्यिकी है ये क्या करता है कि आपकी जो तथ्य होते हैं, कोई भी तथ्य होता है तो उसको सरल रूप में, स्पष्ट रूप में प्रयोग करने में, तुलनात्मक अध्ययन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे तुलनात्मक अध्ययन कैसे, कि जैसे मान लो आपको क्या करनी है, दो कंपनियों में तुलना करनी है, तो आप क्या करोगे, सांख्यिकी के आधार पर हम क्या करेंगे, बायोस्टैटिक्स के आधार पर आंकड़े एकत्रित करके उनका प्रयोग करेंगे, उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे उनका, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, फिर निर्वचन करेंगे, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी क्रियाएं होती है, दोनों का निकाल लिया हमने। फिर हम देखेंगे कि इसका औसत ग्रोथ कितनी है। जैसे मान लो इसकी औसत ग्रोथ 20% है, ठीक है, और इसकी 21% है, तो कौन सी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है कंपनी, कौन सी कम ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक रहेगा वो है कि तथ्यों का तुलनात्मक रूप से, तथ्यों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना। पहला जो इसका महत्व है या प्रयोग है, ये क्या है, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना, ठीक है। अब इसके बाद में जो तथ्य होते हैं, तथ्यों में आपसी संबंध स्थापित करना, देखो, तथ्यों में आपसी संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे मान लो हमारे पास आंकड़े हैं। अब हमने कंपनी के अंदर 2 प्रोडक्ट उत्पादित होते हैं। अब 2 प्रोडक्ट उत्पादित होते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट जो उत्पादित हो रहे हैं उनमें हमें देखना है कि इसके जो आंकड़े हैं वो इस वाले तथ्य में ना आ जाए। मतलब हमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट उत्पादित हो रहा है उसी के ऊपर ध्यान देना है। या फिर आप जैसे मान लो 2 कंपनियों के टर्नओवर की बात कर रहे हो, कि मान लो हमें टर्नओवर देखना है कि इस कंपनी का इस साल इतना टर्नओवर हुआ, इतना। या फिर आप कह सकते हो, जैसे एग्जांपल और भी ले सकते हो आप, कि इसके अंदर जो एग्जांपल है वो ले सकते हो कि जैसे कि आपकी कोई क्लास है और क्लास के अंदर जैसे आप एज ले सकते हो। अब एज लेते लेते आप बाहर का आंकड़े उसमें नहीं ला सकते, एज के साथ उसमें बाहर के आंकड़े उसमें नहीं फंसा सकते, एज का ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एज का ही लेना पड़ेगा आपको, नहीं कि आप उनके बाहर का आंकड़े ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, तथ्यों में आपसी संबंध स्थापित करना, मतलब तथ्य जो भी हैं उनमें आपसी संबंध स्थापित होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट है इसका, देखो, तथ्यों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना, फिर तथ्यों में आपसी संबंध बिठाना, और जो तथ्य होते हैं उनका हम क्या करते हैं, संख्यात्मक प्रदर्शन करते हैं। तो तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन करना। ये क्या इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया
कि जो तथ्य हैं हमारे पास, यहाँ पर तथ्य भी लिख देता हूँ, तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन। अब संख्यात्मक प्रदर्शन कैसे, कि जैसे हम किसी भी कंपनी के अंदर जाकर देखेंगे, या फिर कोई भी स्टूडेंट है या क्लास है उसके अंदर जाकर देखेंगे, हम किसी भी एक यूनिट का नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, पूरे समूह का लेना पड़ता है। मैंने ये पहली क्लास में आपको बता दिया कि हम कभी भी संख्या की जो प्रयोग करते हैं या स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि हमें केवल एक का अनुमान नहीं लगाना है, वहाँ पर जो भी समूह है उसका औसत निकालना है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पर तथ्यों का संख्यात्मक क्या करना है, प्रदर्शन करना होता है। तो संख्यात्मक प्रदर्शन के लिए हमें आंकड़े चाहिए, और आंकड़े कैसे चाहिए, जैसे मान लो भार का ले रहे हैं, तो एक स्टूडेंट का जैसे 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 60 किलो, ऐसे भार आता है। सबका एक सा भार तो होता नहीं है, किसी का 55, किसी का 56 हो सकता है, किसी का 58 हो सकता है, किसी का 50, किसी का 48, ऐसे होता है। तो जो भी क्लास होती है वहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर भार अलग अलग होगा, और उनको संख्यात्मक रूप से हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई 50 स्टूडेंट है और 50 स्टूडेंट को ऐसे ही ले लिया हमने डायरेक्ट ही, उनका नाम लिख लिया। ठीक है, नाम नहीं लिखना है हमें नाम नहीं लिखना है। वहाँ पर नाम की जगह क्या लेनी है, संख्या लेनी है। संख्या के आधार पर आप कह सकते हो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे कह सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते कि इसका भार यहाँ पर इसका नाम ये है और उसका भार लिख देंगे वहाँ पर। तो संख्यात्मक आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रदर्शन करना है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी आ गई, सांख्यिकी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो समस्याएं होती है उनका गहनता से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर समस्याओं का गहनता से अध्ययन करना। अब कोई भी समस्या आ रही है किसी भी कंपनी में, मान लो चाहे से कहीं पर भी मान लो कोई भी समस्या आ रही है, तो उसको क्या करना, हम गहनता से अध्ययन कर सकते हैं सांख्यिकी के आधार पर। किसके आधार पर, सांख्यिकी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही है तो उसका क्या कर सकते हैं, गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। देखो, तथ्यों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है तथ्यों में आपसी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन करना होता है। ठीक है, इसके बाद में समस्याओं का गहनता से अध्ययन करना, और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर जैसे मान लो हमने देखा है कि इस साल इतना टर्नओवर, इस साल इतना टर्नओवर, इस साल इतना टर्नओवर, मतलब जैसे हमने 5 साल का ले लिया। अब 5 साल का लिया है तो वहां पर हम देखेंगे कि जो टर्नओवर है उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है या ऊपर उठा है या उसी लेवल पर चल रहा है। तो उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इस कंपनी के यहाँ पर अब की बार भी ग्रोथ होने की संभावना है, क्योंकि जो कंपनी प्रोडक्ट उत्पादित कर रही है उसको हम क्या करेंगे, मार्केट से मैच करेंगे कि मार्केट में इसका मांग है या नहीं है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी मांग के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो पूर्व अनुमान लगाने में सहायक। तो ये क्या होती है, पूर्व अनुमान लगाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके बाद में विज्ञान के जो तथ्य हैं उसकी जो प्योरिटी है, या फिर उसको कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, सत्यता है, उसकी जांच करना। यहाँ पर विज्ञान के जो नियम है उनकी सत्यता की जांच करना। तो यहाँ पर विज्ञान के नियमों की सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसका महत्व के बारे में आपने जान लिया यहाँ पर, और प्रयोगों के बारे में भी देख लिया कि किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सांख्यिकी का महत्व और प्रयोग देख सकते हैं। इसके बाद में भी हम देखेंगे सांख्यिकी के
कुछ सीमाएं होती है, सांख्यिकी की कुछ सीमाएं होती है। तो सीमाओं के बारे में जानेंगे, सीमाएं क्या क्या होती है। सीमाओं में हम सबसे पहले तो एक देख ही सकते हैं कि संख्यात्मक मान प्रदर्शन करना होता है। हम ऐसे किसी भी चीज़ को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, केवल संख्यात्मक मानों को ही प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर केवल जो सीमाएं हैं उसमें सबसे पहले कि इसमें केवल संख्यात्मक मानों का प्रयोग किया जाता है, मानों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सीमा हो गई, इसकी लिमिटेशन हो गई, लिमिट हो गई, प्रयोग किया जाता है। हम किसी चीज़ और दूसरी चीज़ों को नहीं छेड़ सकते, नहीं ले सकते इसमें केवल संख्यात्मक जो मान होते हैं उन्हीं का हम प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि हमारे पास कोई संदर्भ उपस्थित नहीं है, क्या नहीं उपस्थित है, संदर्भ उपस्थित नहीं है, तो संदर्भ की उपस्थिति में हम जो निष्कर्ष निकलेंगे, संदर्भ कैसे, जैसे हमें पता ही नहीं है कि हम किसका जो आंकड़े हैं वो किसके लिए हमने, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो जो सांख्यिकी के जो आंकड़े होंगे वो हमें भ्रमित करेंगे, क्या करेंगे, भ्रमित करेंगे। तो यहाँ पर संदर्भ के अभाव में सांख्यिकी के आंकड़े, संदर्भ के अभाव में सांख्यिकी के आंकड़े भ्रमित करते हैं। यदि हमारे पास संदर्भ ही नहीं है, उपस्थित है, हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ के बारे में ये कलेक्शन कर रहे हैं या डाटा एकत्रित कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, हमें भ्रमित करेंगे। भ्रमित करने का मतलब आप जानते ही हो कि ये क्या करेंगे, हमें भ्रमित मतलब हमें भटकाएंगे यहाँ पर, ठीक है। भटकाने का मतलब जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर संदर्भ के अभाव में सांख्यिकी के आंकड़े क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी उसके जो निष्कर्ष आते हैं, निष्कर्ष हमेशा संदेह के घेरे में रहते हैं कि हमें ये लगता है कि वास्तव में ये सही हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमेशा किस में रहेंगे, संदेह के घेरे में बने रहते हैं। जो सांख्यिकी की जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा किस में बने रहते हैं, संदेह के घेरे में बने रहते हैं। कौन से आंकड़े, सांख्यिकी के आंकड़े जो होते हैं वो किस में बने होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं वो किस में बने होते हैं, संदेह के घेरे में बने रहते हैं। तो यहाँ पर सांख्यिकी के निष्कर्ष संदेह से दूर नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हो, संदेह से, निष्कर्ष को संदेह से दूर नहीं कर सकते, संदेह से दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सांख्यिकी के जो निष्कर्ष आते हैं, निष्कर्ष मतलब हम जो भी अनुमान निकालते हैं, औसत निकालते हैं, ये केवल औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। हम एक एक यूनिट का नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। और जो औसत आता है वो भी किस में रहता है, संदेह के घेरे में रहता है। मतलब संदेह से दूर नहीं कर सकते उसको, कि संदेह तो उसके ऊपर बना ही रहेगा कि वास्तव में ये सही भी हो सकता है। ये केवल हम कह सकते हैं कि अनुमान हो सकता है। क्या हो सकता है, अनुमान हो सकता है कि हम किस प्रकार इनका प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें ये जो निष्कर्ष आए हैं वो एक प्रकार से कह सकते हैं, इसको एक प्रकार से एक अनुमान कह सकते हो, अनुमान की सटीकता तक। लेकिन पूर्ण रूप से सत्यता की जांच नहीं हो सकती, यहाँ पर वास्तविकता की पता नहीं लगता है, ठीक है। यह इकाई को महत्व न देकर समूह का अवलोकन करता है। ये मैं पहले बता चुका कि ये एक एक यूनिट के ऊपर कार्य नहीं करता है। ये इकाई को महत्व न देकर समूह का अध्ययन करता है या करवाता है, अध्ययन करवाता है या करता है, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये इकाई के ऊपर कोई महत्व न देकर किसके ऊपर देता है, ये समूह के ऊपर महत्व देता है, ठीक है। इनका उचित प्रयोग केवल संख्या द्वारा
सांख्यिक द्वारा ही भली प्रकार किया जा सकता है। इनका प्रयोग है वो सांख्यिक के माध्यम से ही प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग सांख्यिक के माध्यम से कर सकते हैं ठीक है, सांख्यिक के माध्यम से ही कर सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, इसमें केवल संख्यात्मक मानों का ही प्रयोग किया जाता है, ये मैंने पहले बता दिया। संदर्भ के अभाव में सांख्यिकी के आंकड़े क्या होते हैं, भ्रमित करते हैं। सांख्यिकी के निष्कर्ष को संदेह से दूर नहीं कर सकते। यह इकाई को महत्व न देकर समूह का अध्ययन करवाता है। इनका प्रयोग सांख्यिकी के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? सांख्यिकी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, इसी का पार्ट है, मतलब इसका अगला पॉइंट है, वो है आपका सांख्यिकी निष्कर्ष औसत रूप से ही सत्य होता है। सांख्यिकी जो निष्कर्ष होता है, मैं कितनी बार कह रहा हूँ आपको, सांख्यिकी निष्कर्ष जो आता है वो केवल किसके ऊपर निर्भर करता है? निष्कर्ष केवल औसत, सांख्यिकी निष्कर्ष केवल औसत पर निर्भर करता है, औसत पर निर्भर करता है। और औसत ही क्या होता है? इसका सत्य माना जाता है। औसत ही क्या माना जाता है? इसका सत्य माना जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो सीमाएं हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब की बार जो पैटर्न रहेगा पेपर का, वो शॉर्ट क्वेश्चनों के ऊपर रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी ज़्यादा आप करोगे वही रहेगा आपके। जैसे मान लो 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया ये कि सांख्यिकी के जो सीमाएं हैं उनके बारे में बताइए, सांख्यिकी का महत्व और प्रयोग बताइए, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कौन से, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें से एक लाइन दे देगा, क्या ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि ये सांख्यिकी से संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, ये आपकी सीमाएं कंप्लीट होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, तब तक मज़े की